महिंद्रा का इंडिया में बहुत ही तगड़ा क्रेज है। जानना चाहते हो कितना? ये तो आपको पता ही होगा कि महिंद्रा इंडिया की 4th लार्जेस्ट ऑटोमेकर है और वो इतने बड़े भी सिर्फ एसयूवी बेचकर ही बने हैं। पर महिंद्रा की सक्सेस उनकी फैन फॉलोइंग से भी समझी जा सकती है और उसके लिए हमें ये कंपैरिजन देखना पड़ेगा। गगन चौधरी के चैनल पर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आए हैं, जबकि सेम टाइम पर लॉन्च हुई ब्रेजा के फेसलिफ्ट पर सिर्फ 3.5 लाख व्यूज ही आए हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है वो ये है कि सालों बाद जब टोयोटा ने ओरिजिनल कार निकाली है, उसकी भी व्यूअरशिप में उतना रिस्पॉन्स नहीं आया जितना महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन पर आया है। अब ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं हुआ है, सभी यूट्यूबर्स के साथ हुआ है और ये तो सिर्फ यूट्यूब की बात है। अगर हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो की भी बात कर लें तो अभी जो एक्सयूवी महिंद्रा 700 लॉन्च हुई थी उसकी सिर्फ 1 घंटे में ही 25,000 बुकिंग्स हो गई थी। और अभी देखें तो चिप शॉर्टेज के अलावा ओवर बुकिंग की वजह से भी सबसे ज़्यादा लंबी बुकिंग महिंद्रा की गाड़ियों पर ही है। महिंद्रा के लिए ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ इंडिया में कंपनीज छोटी कार्स को बेचकर ऊपर पहुंची हैं, महिंद्रा ने ये काम सिर्फ एसयूवीज बेचकर ही करा है। महिंद्रा की मार्केट में बिग डैडी वाली प्रेजेंस होने के पीछे ये 4 मेजर रीजंस हैं और इसीलिए हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे ऐसे खराब दिखने वाली कार से महिंद्रा का ट्रांजिशन इन गाड़ियों की तरफ हुआ, जिसमें महिंद्रा ओन्ड इटालियन पिनिनफरीना, महिंद्रा के नए यूरोपियन डिजाइन हाउस और टाटा के एक्स डिजाइन हेड प्रताप बोस का भी हाथ है। कैसे महिंद्रा के इतने सारे ट्रैक्टर ब्रांड एक्विजिशंस की वजह से उनकी डीजल इंजन टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हुई और कैसे महिंद्रा इन हाउस 200 हॉर्स पावर तक के पेट्रोल इंजन बना लेते हैं, जो कि फोर्ड और सैंगयोंग भी अपनी गाड़ियों में यूज करना चाहते थे, जबकि वहीं टाटा और एमजी अपने बड़े इंजन फिएट से आउटसोर्स करते हैं। ये जानेंगे कि कैसे महिंद्रा ने इन कंपनी से टाई अप्स तोड़ते हुए बड़ी स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करी और कैसे वो क्रेटा के प्राइस पर एक्सयूवी 700 और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां बेच रहे हैं। तो हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। महिंद्रा की शुरुआत 1945 में विलीज जीप को इंपोर्ट करने से हुई थी, पर लगभग 50 साल तक उन्होंने इस गाड़ी में कोई भी ज़्यादा बदलाव नहीं करे। पर जब 80s में उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ तब महिंद्रा ने फ्रांस की पर्जो के डीजल इंजन अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करना चालू कर दिए और इन गाड़ियों को वो MM सीरीज के नाम से बेचते चले गए। पर सिर्फ इससे काम तो चलने वाला था नहीं, तो महिंद्रा ने अपनी एक और एसयूवी अरमाडा के नाम से लॉन्च करी। ये भी जीप से ही इंस्पायर्ड लगती थी और इसके लिए भी वो ट्रांसमिशन और इंजन आउटसोर्स ही करते थे। अनलाइक जापान, जहाँ पे जापानीज लोगों ने अपनी मार्केट में छोटी कार्स लॉन्च करने से शुरुआत करी थी, इंडिया में टाटा और महिंद्रा ने बड़ी एसयूवीज और MPV से शुरुआत करी थी। तो क्या इंडियंस जापानीज से ज़्यादा अमीर थे? नहीं, दरअसल इंडिया में छोटी कार्स लेना भी आसान नहीं था, तो हमें ऐसी गाड़ियाँ चाहिए थी जिनमें बहुत सारे लोग एक साथ बैठ सकें और यहीं से शुरुआत हुई महिंद्रा के एसयूवी वाले सफ़र की। महिंद्रा ने अरमाडा की सक्सेसर भी मार्केट में लॉन्च करी बोलेरो के नाम से, पर यह भी शुरुआत में पर्जो के इंजन के साथ ही आई। महिंद्रा के पास खुद के कोई भी डेवलप्ड इंजन थे ही नहीं। इंजन्स के लिए वो पूरी तरीके से पर्जो और मित्सुबिशी पे डिपेंडेंट थे और इसीलिए उन्होंने जब अपनी स्कॉर्पियो लॉन्च करने का डिसाइड किया तो उन्होंने ये भी डिसाइड करा कि वो अपना इंजन इस बार खुद ही बनाएंगे। पर वो बनाते कैसे? महिंद्रा के पास ना तो कोई प्रायर एक्सपीरियंस था इंजन्स बनाने का, ना ही उनके पास इतना कैपिटल था कि वो स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट कर लेते। इसीलिए महिंद्रा ने एक बिल्कुल ही नई तरीके से काम किया जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में पहले बिल्कुल भी सुना नहीं गया था। महिंद्रा ने स्कॉर्पियो को डेवलप करने के लिए सारा का सारा काम वेंडर्स को दे दिया था, यानी कि गाड़ी के सभी सिस्टम्स की डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग वेंडर्स ने खुद से करी। उनकी टेस्टिंग, वैलिडेशन और मटेरियल सिलेक्शन भी वेंडर्स के पास ही था और सिर्फ यही नहीं, लोकेशन की सोर्सिंग और इंजीनियरिंग भी वेंडर्स द्वारा ही करी गई थी। सभी कंपोनेंट्स के तैयार होने के बाद महिंद्रा इन कार्स को अपने प्लांट्स में असेंबल करके बेचते थे। महिंद्रा की इस टेक्निक की वजह से महिंद्रा इस पूरे प्रोजेक्ट को सिर्फ 600 करोड़ रुपए में कंप्लीट करने में कामयाब हो गए थे, जो कि उस टाइम के लिए भी कम ही था। अब यहाँ से हम ऊपर बताए गए 4 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर कैसे महिंद्रा के इंजन इतने रिलायबल और पावरफुल बने। जैसा मैंने पहले बताया कि महिंद्रा स्कॉर्पियो उनकी पहली कार थी जिसमें उनकी कार के सभी पार्ट्स उनके हिसाब से ही बनाए गए थे और इंजन भी। स्कॉर्पियो में 2.6 लीटर का 109 bhp वाला डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन इंट्रोड्यूस किया गया था, पर यह महिंद्रा ने 2005 में ही बदलकर CRDI कर दिया था और इसकी पावर बम्प अप होकर अब 115 हो गई थी। लेकिन फिर से 2007 में महिंद्रा ने 2.2 लीटर का अपना बहुत ही मशहूर एमॉक इंजन इसमें इंट्रोड्यूस करा और अब इस गाड़ी की पावर 140 bhp हो गई थी। महिंद्रा हर 2 साल में अपने डीजल इंजन को अपडेट कर रहे थे और देखा जाए तो किसी भी कंपनी के लिए अपने इंजन को अप टू डेट रखना सबसे ज़्यादा महंगा और मुश्किल साबित होता है। और इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मारुति सुजुकी और होंडा के पास अपने खुद के डीजल इंजन भी नहीं थे उस टाइम पर। तो आखिर महिंद्रा डीजल इंजन बनाने में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हुए कैसे? ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं करा है तो। महिंद्रा के पास R वेलुस्वामी जैसे बहुत ही अच्छे इंजीनियर्स तो थे ही, पर साथ में मुझे ये भी लगता है कि महिंद्रा को अपनी ट्रैक्टर कंपनीज के एक्विजिशन से भी बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। महिंद्रा ने 1999 में गुजरात ट्रैक्टर्स को एक्वायर करा था। उन्होंने 2007 में पंजाब ट्रैक्टर्स को एक्वायर करा था, जिसका नाम उन्होंने बदल के स्वराज ट्रैक्टर्स रख दिया था बाद में। 2015 में उनके पास मित्सुबिशी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के 33% कंट्रोलिंग स्टेक्स भी आ गए थे और इसी तरह कई फार्म इक्विपमेंट कंपनीज के स्टेक्स भी महिंद्रा ने एक्वायर करे थे, जिसकी वजह से वो दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर भी बन गए हैं। सभी ट्रैक्टर्स और दूसरे फार्म इक्विपमेंट्स डीजल इंजन्स पर ही ऑपरेट करते हैं।
और उनके इंजन साइजेस भी ज़्यादातर कार जितने ही होते हैं। और इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि महिंद्रा को कहीं ना कहीं ट्रैक्टर कंपनीज की डीजल एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा मिला है। और इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से आज महिंद्रा के पास पैसेंजर व्हीकल और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स कैटेगरी में 10 कॉन्फ़िगरेशन में डीजल इंजन्स अवेलेबल हैं। अब ये तो हम समझ रहे हैं कि महिंद्रा के डीजल इंजन्स इतने अच्छे कैसे हुए, पर महिंद्रा को पेट्रोल इंजन्स बनाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और इनिशियली अपनी स्कॉर्पियो में भी उन्होंने रेनो के इंजन्स ही यूज़ करे थे। पर आज हम ये देखते हैं कि उनके पेट्रोल इंजन्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और रिलायबल भी प्रूव हो रहे हैं। तो ये कैसे किया उन्होंने? महिंद्रा ने अपना सेल्फ डेवलप्ड पेट्रोल इंजन KUV 100 के अंदर 2016 में इंट्रोड्यूस किया था, पर महिंद्रा के चीफ ऑफ ग्लोबल प्रोडक्ट डेवलपमेंट आर वेलुस्वामी ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने महिंद्रा के पेट्रोल इंजन्स को 2009 में ही बनाना स्टार्ट कर दिया था और 72 लोगों की डेडिकेटेड टीम को सिर्फ पेट्रोल इंजन डेवलप करने के लिए लगाया गया था। महिंद्रा ने अपने पेट्रोल इंजन्स को 3 साइज में डेवलप करने का फैसला किया, 1.2, 1.5 और 2 लीटर पेट्रोल इंजन्स। महिंद्रा ने 1.2 लीटर के 2 वेरिएशन तैयार करे, एक था MPFI जो कि KUV 100 में मिलता है और दूसरा है 1.2 लीटर TGDI इंजन जो XUV 300 में मिलता है। महिंद्रा ने इसके अलावा 1.5 और 2 लीटर वाले इंजन्स भी TGDI टेक्नोलॉजी से ही डेवलप किए ताकि उनकी आने वाली बड़ी SUVs को अच्छी पावर और टॉर्क मिल सके। मिस्टर वेलुस्वामी ने बताया कि उनका 2 लीटर पेट्रोल इंजन मार्केट में मिलने वाले किसी भी इंजन से बिल्कुल अलग है। बाकी सभी कंपनीज अपने पेट्रोल इंजन के स्ट्रोक छोटे रखती हैं और बोर बड़े, और ये एक स्टैंडर्ड है मार्केट के अंदर कि पेट्रोल के इंजन ऐसे ही बनाए जाते हैं और इसका रीज़न ये होता है कि गाड़ी को हाई रेव्स पे पूरी पावर मिलती है। पर वो चाहते थे कि उनकी सभी SUVs को पेट्रोल इंजन के साथ भी अच्छा टॉर्क मिले, इसीलिए महिंद्रा ने इंजन के स्ट्रोक्स को लंबा कर दिया और उनके बोर को छोटा, ताकि महिंद्रा के TGDI पेट्रोल इंजन्स को लो एंड पर ही अच्छा टॉर्क मिल सके। हाँ, इससे RPM पे ज़रूर उनकी फ़र्क पड़ा, लेकिन टर्बो होने की वजह से वो पावर मैनेज कर लेते हैं। इसके अलावा महिंद्रा ने अपने पेट्रोल इंजन्स को डेवलप करते टाइम 30 से ज़्यादा पेटेंट्स भी फाइल करे। महिंद्रा के पेट्रोल इंजन्स के अच्छे होने का सबूत इस बात से भी मिलता है कि XUV 300 के ऑलमोस्ट 50% बायर्स इनके पेट्रोल इंजन को ही ऑप्ट करते हैं। इसके अलावा फोर्ड और सैंगयोंग ने भी यही डिसाइड किया था कि वो अपनी गाड़ियों में महिंद्रा के डेवलप किए गए पेट्रोल इंजन्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अलायंस के वर्कआउट ना करने की वजह से उन्होंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। इन सभी बातों से हमें ये तो समझ में आ गया है कि कैसे महिंद्रा के इंजन्स इतने अच्छे हुए, जो कि महिंद्रा की सक्सेस की एक सबसे बड़ी वजह है। पर उनकी सक्सेस का दूसरा सबसे बड़ा कारण है उनके बेहतर होते हुए डिज़ाइन। महिंद्रा की थार तो इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि वो विलीज जीप से इंस्पायर्ड थी। उसके अलावा महिंद्रा की स्कॉर्पियो, XUV 500 और बोलेरो ठीक लगती थी, लेकिन महिंद्रा ने इन बिटवीन ऐसी दिखने वाली गाड़ियाँ भी लॉन्च करी थी जिनके अंदर कुछ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती थी। महिंद्रा की डिज़ाइनिंग काफ़ी हिट और मिस टाइप की थी। कुछ गाड़ियाँ तो बहुत अच्छी दिखती थी और कुछ उतनी ही खराब। और अगर मैं फिट और फिनिश की बात करूं तो उससे तो लोगों को हमेशा ही दिक्कत रहती थी। महिंद्रा ने इन हाउस इन सभी चीज़ों पे काफ़ी काम करा, लेकिन महिंद्रा ने जो 2015 में इटली के डिज़ाइन हाउस पिनिन फरीना को ख़रीदा था, उससे महिंद्रा की डिज़ाइनिंग में और इंटीरियर में बहुत ही ज़्यादा एनहांसमेंट हुई है। साथ ही साथ रिसेंट डिज़ाइंस के और भी ज़्यादा अच्छे होने का एक ये कारण भी है कि टाटा के प्रीवियस डिज़ाइन हेड प्रताप बोस ने महिंद्रा के अंदर ज्वाइन कर लिया है। प्रताप बोस वो हैं जिन्होंने नेक्सॉन, टियागो और हैरियर जैसी गाड़ियाँ दी थी टाटा को। और इसके अलावा महिंद्रा ने 2021 में अपना महिंद्रा एडवांस डिज़ाइन यूरोप स्टूडियो भी खोला है, जिसकी वजह से आने वाली बॉर्न EV कार्स के अंदर हमें और भी ज़्यादा डिज़ाइन एनहांसमेंट देखने को मिलेंगी। महिंद्रा के इन डिज़ाइन डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग एडवांसमेंट्स के पीछे ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा कैपिटल भी लगा होगा, और वो कैपिटल आया है महिंद्रा के स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से। एक टाइम था जब महिंद्रा हर तरीके के ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वॉल्व थे। महिंद्रा रेनो के साथ पार्टनरशिप में थे, उन्होंने सैंगयोंग को एक्वायर किया था और महिंद्रा 2 व्हीलर्स भी बनाते थे, पर इन सभी में महिंद्रा ने नुकसान झेले। सैंगयोंग का तो हमें पता ही है कि उस कंपनी की वजह से कितने ज़्यादा लॉसेस हुए महिंद्रा को, लेकिन महिंद्रा फोर्ड के साथ भी कोलैबोरेशन में गाड़ी लॉन्च करने वाले थे, पर उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि फोर्ड मनी मैनेजमेंट में एफिशिएंट नहीं है। फोर्ड जो काम कर रहे थे महिंद्रा खुद उसे 40% कम में कर सकते थे, एंड इवेंचुअली फोर्ड के साथ उनके टाइप्स खत्म हो गए। महिंद्रा ने इन सभी बातों से ये सीखा कि उनको उन गाड़ियों पर फोकस करना चाहिए जो ऑलरेडी मार्केट में अच्छा कर रही हैं, और उनके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स में भी यही दिखाई देता है। 2021 में महिंद्रा ने अगले 3 सालों के लिए अपनी SUVs और ट्रैक्टर्स के लिए 9,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्लान करे हैं, और अपनी आने वाली EV SUVs के लिए 3,000 करोड़ के। महिंद्रा का ये भी कहना है कि उनको अगले आने वाले 5 सालों तक अपने पेट्रोल और डीजल इंजन्स के अंदर कुछ भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हमने डिज़ाइन डेवलपमेंट वाला सारा सीन समझ ही लिया है, लेकिन एक और भी बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से महिंद्रा आज इतनी सक्सेसफुल है, और वो है उनकी व्हीकल पोर्टफोलियो और उनकी प्राइसिंग। महिंद्रा की स्कॉर्पियो N, थार और XUV 700 जिन प्राइजेस पर लॉन्च हो रही हैं वो काफ़ी कम हैं उनके साइज़ के हिसाब से। फॉर एग्जांपल XUV 700 आपको सिर्फ 13 लाख के आसपास मिल जाती है, स्कॉर्पियो N 11 लाख के अराउंड मिल जाती है, और इसी प्राइजेस में ऐसी गाड़ियाँ मिलती हैं आपको मार्केट के अंदर।
हाँ ठीक है, इन प्राइजेस पे आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक फीचर्स ही मिलने वाले हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि सिर्फ इन्हीं प्राइजेस में आपको बहुत ही तगड़ा 200 हॉर्स पावर वाला इंजन भी मिल जाता है। डीजल इंजन्स की पावर कम मिलती है इस प्राइस के अंदर, लेकिन वो भी काफ़ी सफिशिएंट है। जहाँ तक मुझे लगता है महिंद्रा ऐसा बेस वेरिएंट्स के अंदर अननेसेसरी फीचर्स को हटाने की वजह से कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि महिंद्रा अपनी कार्स की डेवलपमेंट कॉस्ट को काफ़ी कम रखते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनकी गाड़ियों के प्राइजेस भी कम रहते हैं। इसके अलावा महिंद्रा के पास कई गाड़ियां ऐसी हैं जिन पर उन्हें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उनकी TUV के फेल होने पर उन्होंने उसके इंटीरियर्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया और उसमें रियल व्हील ड्राइव के साथ MLD भी दे दिया, और अब वो उसे बहुत ही अच्छी संख्या में बोलेरो नियो के नाम से बेच रहे हैं। इसके अलावा ओल्ड स्कूल बोलेरो भी अभी प्रोडक्शन में है और वो भी 5 से 6,000 यूनिट बिक रही हैं हर महीने। और महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन लॉन्च करते टाइम अपनी पुरानी महिंद्रा को क्लासिक के नाम से बेचने का फैसला किया है। इन सभी बातों की वजह से महिंद्रा के पास आज 6 प्रॉपर SUVs हो गई हैं, यानी कि हर टाइप के बंदे के लिए एक SUV। यही सारे रीज़न है कि आज महिंद्रा इतनी ज़्यादा खतरनाक पॉपुलैरिटी प्राप्त कर चुकी है। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है ऐसी वीडियोस बनाने में। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि क्या स्कॉर्पियो एन क्रेटा से भी ज़्यादा बिक सकती है।